हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका क्या क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 है ना। क्या है टॉपिक? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। बहुत ही आसान सा है। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आप आए दिन अपने घर के आसपास में चीज़ें देखते ही रहते हो। घर के अंदर दुनिया भर की चीज़ें होंगी जो आपकी सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक से बनी हुई होंगी। सबसे पहले तो फाइबर क्या होता है? देखो, जो आप कपड़े पहनते हो ना, वो फैब्रिक का बना हुआ होता है। आप कभी देखे हो एक ऐसी थान की दुकान में कभी आप गए हो? पूछना अपने मदर से फादर से, थान की दुकान कौन सी होती है। वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कपड़े के रोल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसमें से अगर आप बोलोगे मेरे को शर्ट सिलवानी है, तो आपको बताएगा हाँ आपकी शर्ट के लिए इतना कपड़ा लगेगा, 1 मीटर लगेगा या आधा मीटर लगेगा, आपकी हाइट के हिसाब से। फिर वो उसको काट के देता है, फिर वो दर्जी उसको सिलता है, ठीक है। बट वो जो फैब्रिक है, उसको फैब्रिक बोलते हैं हम, ठीक है। वो फैब्रिक किस चीज का बना होता है? वो फैब्रिक बना होता है फाइबर्स का, ठीक है। फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर्स होते हैं मतलब थ्रेड टाइप। थ्रेड्स को आप बोल सकते हो फाइबर, ठीक है। जो थ्रेड होते हैं ना, वो फाइबर्स आप बोल सकते हो। और ये कहाँ से हमें मिलते हैं? या तो नेचुरली अवेलेबल है, या तो आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए। अब आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल आपका फाइबर होता है कौन सा, आप सोच के बताओ। एक होता है कॉटन, है ना। कॉटन होता है, वुल होता है, सिल्क होता है। ये नेचुरली है। और मैन मेड तो दुनिया भर के हैं आपके। रेयन है, नाइलॉन है ना, पॉलिस्टर है, पॉलीकॉट है, दुनिया भर के हमने बना लिए हैं अपने मैन मेड। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत डिटेल में, ठीक। तो सिंथेटिक, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सबसे पहला टॉपिक ही हमारा सिंथेटिक फाइबर्स है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरल फाइबर होते हैं और दूसरे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर होते क्या है? देखो, कभी आपने देखा होगा कि ऐसी माला होती है ना, जिसके बीच में धागा रहता है और फिर सबको एक एक करके जोड़ के एक पूरी माला बनाई जाती है। ऐसे पेपर क्लिप को आप देखो, एक के पीछे एक लगाओगे तो एक बड़ी सी वो भी माला टाइप में बन जाएगी, है ना। तो ये क्या है? अगर आप बोलो कि माला क्या है, तो माला आपकी छोटे छोटे मोतियों की एक सीरीज आप बोलोगे, है ना। ये एक चेन है ना, आप यही बोलोगे ना, लॉन्ग चेन है मोतियों की। ऐसी पेपर क्लिप भी लॉन्ग चेन है, एक सिंगल पेपर क्लिप की, है ना। तो ऐसे ही जो होता है ना, केमिकल सब्सटेंसेस एक दूसरे से जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक। अब वो पॉलीमर क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। तो मैनी पार्ट को मिलाकर के एक पार्ट, एक सब्सटेंस बना, उसको पॉलीमर बोलेंगे, है ना। पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, है ना। ये सारे बीट्स क्या है? रिपीटिंग यूनिट्स हो गए। इसमें पेपर क्लिप रिपीटिंग यूनिट हो गया, है ना। चलो, पॉलीमर्स नेचर में भी होते हैं। जैसे हमने अभी मैंने बताया था ना कि नेचुरल फाइबर कौन सा है, कॉटन है। तो वो कॉटन किस चीज का बना हुआ? हर चीज अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो किसी ना किसी चीज की बनी हुई होगी। कॉटन आपके सामने है, तो कॉटन किस चीज का बना हुआ है? हमें पता होना चाहिए। तो कॉटन बना हुआ है सेलुलोज का। फिर सेलुलोज किस चीज का बना? तो ग्लूकोज का बना। अब ग्लूकोज बोलोगे किस चीज का बना? तो कार्बन का बना होता है, हाइड्रोजन का बना होता है, ऑक्सीजन होता है, उसमें मिक्स होते हैं कई सारे एलिमेंट्स, उनका बना हुआ होता है ना। तो हर चीज किसी ना किसी चीज को मिला के बनी है, तो एक चेन टाइप में है ना। चलो, अभी एक एक करके हम सिंथेटिक फाइबर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एग्जांपल रेयन के बारे में। आपने क्लास 7th में ही पढ़ा था सिल्क फाइबर के बारे में, है ना। कि सिल्क कैसे हमें ऑब्टेन होता है? सिल्क वर्म से मिलता है। और चाइना ने सबसे पहले डिस्कवर किया था सिल्क को। और उसने कई सालों तक ना इसको एज अ राज छुपा के रखा हुआ था, किसी को नहीं पता था कैसे बनता है सिल्क। और जो सिल्क का फैब्रिक होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, आप पूछना अपने पेरेंट्स से, ठीक है। और उसका टेक्सचर बड़ा फाइन होता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, ठीक। आपके घर में अगर सिल्क का कोई कपड़ा हो तो आप देखना उसको छू करके, कितना अच्छा लगेगा आपको, बड़ा अच्छा फील होगा। बट अब हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी बनाने लग गए, ठीक। और आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है आपका? रेयन ही है। रेयन को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क। ये हमने कैसे बनाया? वही केमिकली, है ना। वुड पल्प लिया। वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वुड का ही होता है। वुड को जब हम छिल लेते हैं ना, तो वो वुड पल्प बनता है। बट मैं आपको फिर भी फोटो दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे पढ़ाई में भाई। आपके दिमाग में एकदम छप जानी चाहिए। ये देखो, ये देख लो, वुड पल्प है ये वाली, है ना।
आप देखो, जब आप कभी जाओगे कारपेंटर की दुकान में ना, तो लकड़ी छिलता रहता है, तो नीचे में ना ऐसे बा, बारीक बारीक सी गिरती रहती है नीचे लकड़ी छिल छिल के, तो इसको हम वुड पल्प कहते हैं। ठीक है। अब इस वुड पल्प का जब केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और एक लंबा सा प्रोसेस होता है, तो जाकर के रेयन बनता है आर्टिफिशियल सेल का। तो पूरा लंबा प्रोसेस आप जब बड़ी क्लास में पहुंचोगे तब पढ़ोगे। ठीक है। तो वैसे तो ये है क्या, वुड वुड है तो वुड तो नेचुरल होगा, आपका क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने उसमें केमिकल प्रोसेस बहुत सारा किया ना, नेचुरली अवेलेबल नहीं होता ना रेयन। हम जब उसमें केमिकल्स बहुत सारे ऐड करते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, है ना, तो जाकर के वो बनता है रेयन। ठीक। अब इसमें आप फिर क्या कर सकते हो, जब आप आर्टिफिशियल बना रहे हो तो आर्टिफिशियल में तो आप उसमें कलर भी ऐड कर सकते हो, है ना, उसमें कॉटन भी ऐड कर सकते हो। जब रेयन के कॉटन के साथ ऐड करके हम क्या बनाते हैं नॉर्मली, बेडशीट बनाते हैं। और रेयन के साथ अगर हम वुल को ऐड कर दें तो उससे कारपेट बनते हैं आपके। ठीक। क्लियर हो गया। नायलॉन, नायलॉन भी अनदर मैन मेड है फाइबर, ये 1931 में डिस्कवर किया गया था। ठीक है। इसको भी नेचुरल रॉ मटेरियल से बनाया गया है। ठीक है। जो कि आपका प्लांट एनिमल दोनों से बनता है। नहीं सॉरी, ये नेचुरल से नहीं लिया गया। जैसे रेयन कैसे बनाया गया था आपको, वुड पल्प से ना, और नेचर से लिया गया था। नायलॉन के केस में आपका कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं हम, प्लांट का एक्सट्रैक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि क्या करते हैं हम, कोल होता है, वाटर होता है, एयर होता है, इनको हम खूब एक लंबे प्रोसेस से पास कराते हैं। ठीक है। खूब केमिकल रिएक्शन कराते हैं इनके बीच में, और तब जाके हमें फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मिलता है। और ये पहला फाइबर था जो ह्यूमंस ने बनाया था खुद से। ठीक है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक भी होता है, और लाइट भी होता है। घर में पूछना नायलॉन की चीज क्या है आपके घर में। ठीक है। वैसे नायलॉन से हम क्या बनाते हैं नॉर्मली, आपकी सॉक्स भी बनती है, रोप्स भी बनती है, टेंट्स भी बनते हैं, टूथब्रश भी बनता है आपका, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग और कर्टन्स वगैरह, ये सब नायलॉन के होते हैं। नायलॉन इतना मजबूत होता है कि उसको पैराशूट के बनाने में भी काम लिया जाता है। साथ में अगर रॉक क्लाइंबिंग आपने देखा होगा ना, यूट्यूब में देखना रॉक क्लाइंबिंग, तो जो क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं उसकी रोप्स भी नायलॉन की ही बनी होती है। नायलॉन तो इवन स्टील से भी स्ट्रॉन्गर होता है, स्टील की वायर से भी स्ट्रॉन्गर होता है नायलॉन। देखना घर में नायलॉन की वायर है कि नहीं है आपके यहाँ। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो नायलॉन किससे स्ट्रांग है। एक थ्रेड के नीचे में आप लटकाओ वेट्स अलग अलग, है ना, कभी कॉटन का थ्रेड लो, कभी वूल का लो, कभी सिल्क का लो, नायलॉन का लो, और देखो कौन से वेट पे कौन टूट जाता है वो धागा, है ना, तो आपको दिख जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन सबसे मजबूत है। ठीक। पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये भी आपके क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। अब जो पॉलिस्टर और एक्राइलिक के फाइबर होते हैं और इनसे जो भी फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनता है ना, वो जल्दी इजीली रिंकल नहीं होता है। अब देखो कपड़े को अगर मोड़ो, कॉटन के कपड़े को, तो उसमें कैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं ना, फिर उसको प्रेस करना पड़ता है वरना। लेकिन ये नहीं होते हैं, जल्दी रिंकल नहीं पड़ता है इन पे, बड़े क्रिस्प से रहते हैं, इनको धोना भी बड़ा आसान है। ठीक है। इसलिए ये बड़े सुटेबल है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। ठीक। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पहनते हैं पॉलिस्टर शर्ट को, ड्रेसेस को। ठीक है। एक और पॉलिस्टर है जो क्या नाम है, टेरिलीन नाम है जिसका। ठीक। इसको हम आराम से फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो चाहे वो बना सकते हैं ऐसे, है ना। एक आपने सुना होगा पेट बोटल्स, पीईटी बोतल, जो आप घर में पानी पीने की बोतल होगी ना आपकी, वो पेट बोटल्स होती हैं। फुल फॉर्म क्या है, पॉलीइथीन पॉलीथाइलिन टेरिप्थेलेट। ठीक। ये भी एक टाइप का पॉलिस्टर है। पेट बॉटल्स किस लिए काम होती है, पेट किस लिए काम आता है, पेट एक कैप आपका फाइबर हो गया। पेट किस किस चीज में काम आता है, बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में। फिल्म मतलब आपने देखा है, कुछ चीजें रैप करके रखी हुई होती है ना, लंबी लंबी प्लास्टिक की फिल्म्स होती है, तो वो बनाने में आता है। वायर्स को भी बनाने में आती है पेट की। ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। अब पॉलिस्टर, पॉलिस्टर हम कर रहे हैं, पॉलिस्टर है क्या, पॉलिस्टर क्या है, रिपीटिंग यूनिट है एक केमिकल सब्सटेंस का जिसका नाम होता है ईस्टर। ठीक। और ईस्टर्स कैसे होते हैं, वो फ्रूट की स्मेल देते हैं। ठीक है। ईस्टर केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट की स्मेल्स देते हैं। ईस्टर्स को आप डिटेल में पढ़ोगे जब और बड़ी क्लास में जाओगे। ठीक है। 10th में पढ़ोगे। फैब्रिक्स को हम किस नाम से बेचते हैं नॉर्मली, पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट। ठीक।
ये सब चीज़ों से। पॉली पॉलीकॉट कब होता है? जब हम पॉलिस्टर को कॉटन से मिलाते हैं। पॉलीवूल कब होता है? जब पॉलिस्टर को हम वूल में मिला देते हैं। ठीक। अब आप देखते हो नॉर्मली विंटर के टाइम में हम क्या क्या पहनते हैं? स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ब्लैंकेट पहनते हैं। अब इनमें से ज़्यादातर नेचुरल तो होते होते हैं, लेकिन नॉन नेचुरल भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि नॉन नेचुरल एक्वायर बनाना बहुत आसान है, और जो नेचुरल सोर्सेज है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है ना। और ऊपर से क्या होता है, सिंथेटिक जो होते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत चीप होते हैं। ठीक है। कलर, हम इसमें कलर ऐड करके बहुत सारे कलर में पा सकते हैं। ठीक। ऊपर से सिंथेटिक फाइबर्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा चलते हैं। ठीक, कॉटन के मुकाबले ज़्यादा चलता है ये। प्राइस भी इसकी कम होती है, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होता है नेचुरल फाइबर से। अब देखो, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में एक जरा सा, सिंथेटिक फाइबर्स के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब अगर आप नेचुरल फाइबर की चीज़ को जलाओ, ठीक है, तो फट जल जाती है। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो मेल्ट करने लग जाता है। और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अगर मान लो किसी ने पहनी हुई है सिंथेटिक फाइबर की शर्ट, पॉलिस्टर शर्ट पहनी हुई है ना, और कहीं से गलती से वो आग लग जाए उस शर्ट में, तो वो क्या होगी, वो शर्ट उस पर चिपक जाएगी उसकी बॉडी के साथ। और जब चिपक जाएगी तो आप सोच सकते हो कितना मुश्किल हो जाएगा फिर छुड़वाना, है ना। मतलब फिर से उखाड़ेंगे तो मांस में से कितना दर्द होगा उसको। पहले तो जलने का दर्द, फिर वो उखाड़ने का दर्द, कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको, है ना। इस चलते हमेशा कोशिश की जाती है कि आप जो ऐसी जगह जहाँ पे फायर हो काम कर रहे हो, तो आप पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनो। ठीक है। लैब हो, किचन हो, कभी नहीं पहनो पॉलिस्टर के, सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनो ही मत। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? देखो, सिंथेटिक जो होता है ना, वाटर रिपेलेंट भी होता है आपका। ठीक। और इजी टू वॉश होता है, ड्यूरेबल होता है काफ़ी। ठीक। इजीली क्विकली ड्राई हो जाता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है, अवेलेबल बड़े आराम से हो जाता है ना। और मेंटेन करने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजर। अब ये कुछ एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है, वो आप कर लेना, कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक तो दुनिया भर का आप देखते हो, रोज आपके घर में 50,000 प्लास्टिक की सब चीज़ें होंगी, है ना। प्लास्टिक तो हमारे लाइफ का पार्ट बन चुका है आज की डेट में। थोड़ा सा इसके बारे में आज जान लेते हैं, प्लास्टिक के बारे में। अब प्लास्टिक की क्या है, आपका पॉलीमर है। हमने पढ़ा ना, पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? जो छोटे छोटे पॉलीमर एक चेन होता है छोटी छोटी सब्सटेंसेस का, है ना। जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है। प्लास्टिक्स दो अरेंजमेंट में होता है, एक आपका होता है लीनियर में, एक आपका होता है क्रॉस लिंक्ड। देख रहे हो ना, लीनियर ऐसे सीधा सीधा, और क्रॉस लिंक मतलब एक दूसरे से लिंक्ड अप है। ठीक। प्लास्टिक आप जानते ही हो, हर साइज में, हर शेप में अवेलेबल है आपके। तो बाल्टी है ना, कुर्सी है, फ्लावर पॉट आता है, इवन आपके टॉयज भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। क्या नहीं आता है प्लास्टिक का, तो हर चीज होती है। बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक के कूलर भी आते हैं। और कहाँ प्लास्टिक होता है? आपकी कार में भी दुनिया भर का प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ। और कहाँ प्लास्टिक आप देखते हो? हर चीज प्लास्टिक की अलग अलग आज की डेट में तो क्यों ऐसा हो कि इतनी सारी चीजें प्लास्टिक की? क्योंकि प्लास्टिक जो है इजिली मोल्डेबल हो जाता है। इसको गर्म करो, गर्म कर दो तो मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करके आप इसको किसी भी शेप में कर सकते हो। प्लास्टिक इजिली रिसाइकिल भी हो जाता है, फिर इसको रीयूज भी कर सकते हो, इसको कोई भी कलर दे सकते हो, मेल्ट भी हो सकता है, रोल, इसको शीट्स भी बनाई जा सकती है लंबी लंबी रोलिंग करके, है ना। और इसको वायर्स भी बनाया जा सकता है। तो इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इस चलते प्लास्टिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर एलिमेंट, सब्सटेंस आज की डेट में मॉडर्न सोसाइटी में है ना। अब देखो, प्लास्टिक भी दो टाइप का होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको आप हीट देते हो तो वो इजिली डिफॉर्म होने लग जाता है, और आप उसको आराम से बेंड भी कर सकते हो। ठीक है। कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? पॉलीथिलीन, पीवीसी। ठीक है। इसलिए ये ज़्यादातर जो टॉयज होते हैं, कॉम या कंटेनर्स या डिफरेंट टाइप के, ये थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार अगर वो सेट हो गया जिस मोल्ड में,
तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है, हीट भी करने पे सॉफ्ट नहीं होता है। इसका एग्जांपल कौन सा है? बेकलाइट, मेलामाइन। बेकलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं घर में ना, वो मेलामाइन के ही बने हुए होते हैं। मेलामाइन क्या करता है? वो फायर को भी रेजिस्ट करता है ना, और हीट को बड़े आराम से टॉलरेट कर सकता है किसी भी अदर मेटल से ज्यादा। और जो फ्लोर की टाइल्स होती है, किचन वेयर, फैब्रिक्स, ये सब कहीं ना कहीं हमें चाहिए क्या? फायर रेजिस्टेंस चाहिए होता है ना। ठीक है, तो होप आपके ये समझ में आ गया हो। बेकलाइट एंड मेलामाइन दो आपके हैं। बेकलाइट से हम क्या बनाते हैं? आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाते हैं ना, यूटेंसिल्स के हैंडल भी बनाते हैं। और मेलामाइन क्या होता है? मेलामाइन फायर को रेजिस्ट करता है, अगर आग लग रही है तो उससे बच जाता है वो, ठीक है, और ये टॉलरेट कर लेता है हीट को काफी देर तक। इसलिए जितने भी फ्लोर टाइल्स होते हैं या किचन वेयर होता है या फैब्रिक्स होता है जिसमें आपको चाहिए कि फायर रेजिस्टेंट हो, उसमें हम मेलामीन लगाते हैं, ठीक है, मेलामाइन। अब प्लास्टिक की क्यों हर जगह आजकल आपको दिखता है, क्यों मटेरियल ऑफ चॉइस बन चुका है? आप देखते हो ये हर जगह, कोई भी फूड आइटम अगर स्टोर करना हो तो चाहिए, पानी स्टोर करना है तो, मिल्क स्टोर करना है तो, पिकल स्टोर करना है तो, ड्राई फ्रूट रखना है तब भी वही चाहिए आपको, है ना। प्लास्टिक के ही कंटेनर होते हैं, क्यों? क्योंकि ये लाइट वेट होता है, प्राइस में सस्ता है ना, इसकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होती है, और हल्का होता है तो आराम से हैंडल भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं एज कम्पेयर टू भारी होते हैं, ऊपर से वो खराब हो जाते हैं मेटल्स कुछ टाइम के बाद, रेस्ट रेस्ट उनमें क्या लग जाता है आपका, जंग वगैरह लग जाता है ना। तो आप क्या करते हो, इसीलिए प्रेफर करते हो कि मेटल्स की जगह प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ना। ऊपर से मेटल क्या करता है, कई बार आपके खाने की चीजों के साथ रिएक्ट भी कर जाता है, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए बेटर रहता है प्लास्टिक को यूज करना। प्लास्टिक तो आपके कार में भी यूज होता है, एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट में भी यूज होता है। सोचो, आप जो स्लीपर पहनते हो, फर्नीचर है, डेकोरेशन के पीसेस, क्या नहीं बनता है प्लास्टिक का आज की डेट में। तो हम कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देखते हैं प्लास्टिक की क्या होती है, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं लिखने के लिए। नॉन रिएक्टिव होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है ना, आयरन क्या हो जाता है, रस्ट कर जाता है व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। अब रस्टेड चीज आप नहीं खाओगे ना, खाने में अगर मिल जाएगी तो आपके लिए कितना खतरनाक हो जाएगा। तो प्लास्टिक तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं करता पानी वाटर एयर से, केमिकली न्यूट्रल रहता है, तो इसमें आपका स्टोर करना बेटर है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, पढ़ा हमने, एकदम हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग तो है ही है, और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है इसकी। ड्यूरेबल मतलब है काफ़ी दिनों तक चलता है ये, है ना, काफ़ी लंबा चल यूज़ कर सकते हैं हम इसको। प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर्स किसका है? हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का तो है ही है, वो मतलब बिजली। अब देख तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें भी उसके हैंडल में क्या रहता है, प्लास्टिक लगा रहता है ताकि करंट पास ही ना हो, हाथ तक आए ना। आपके जितने भी ये हैं स्विचेस हैं, सारे प्लास्टिक के ही तो बने हुए हैं, है ना भाई। उसमें आपको याद रखना कि बेकलाइट का बना हुआ है, लेकिन है तो प्लास्टिक ही ना। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बाहर भी आप देखो क्या है, सारी की सारी प्लास्टिक कोटिंग रहती है, ताकि कोई अगर उसको छुए तो उसको करंट ना लगे, है ना। फ्राइंग पैन में देखो आपका हैंडल में प्लास्टिक रहता है ताकि हीट ट्रांसफर होके गर्म ना लगे आपको, ठीक है। और क्या 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 चीजें हैं वो भी हम देख लेते हैं। प्लास्टिक्स को हेल्थ इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, कैसे? टैबलेट्स की पैकेजिंग में, है ना। जो आपको वुंड्स होती है, कई बार देखते हो स्टिचेस पड़ते हैं, तो स्टिचेस सिलता है ना डॉक्टर, तो वो स्टिचेस भी आजकल जो थ्रेड होती है वो प्लास्टिक की बन के आती है, ठीक है। सिरिंज प्लास्टिक का बना होता है, देखा होगा आपने। डॉक्टर के ग्लव्स, है ना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बहुत सारे, वो प्लास्टिक के होते हैं, थर्मामीटर वगैरह, है ना। फिर और क्या होता है? प्लास्टिक कुकवेयर आपने देखे हैं, बहुत सारे हैं। फिर एक और स्पेशल प्लास्टिक है, टेफलॉन, ठीक, जिसको जो कि रजिस्ट करता है ऑयल एंड वाटर को, इसलिए नॉन स्टिक
जितने भी कुकवेयर होते हैं ना उसके ऊपर इसकी कोटिंग लगा दी जाती है, टेफ्लॉन कोटिंग, ठीक है। अब फायर प्रूफ प्लास्टिक भी है, अभी हमने पढ़ा ना मेलामिन वाला। अब देखो जो फायर फाइटर होते हैं, अब उनको तो आग में ही जाना होता है, तो उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर में क्या करते हैं, मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो फ्लेम को रजिस्ट कर सके। अब प्लास्टिक का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ गया और चैप्टर एंड होने वाला है। अब देखो प्लास्टिक ना नॉर्मली, अब देखो हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, चाहे घर के अंदर चाहे बाहर, दुनिया भर का प्लास्टिक यूज होता है क्योंकि उसका यूजेज ही इतना ज्यादा है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है कि आपका प्लास्टिक को यूज इतना ज्यादा होता है तो उसको जहां तहां लोग फेंक भी देते हैं। आपने देखा होगा बाहर है ना, जहां तहां फेंका रहता है प्लास्टिक, और आप जानते हो वो हटता भी नहीं है, वो वहीं वहीं पड़ा रहता है। अगर बाकी कोई चीज देखो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, हट जाती है, लेकिन वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। क्यों? रीजन जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसको बैक्टीरिया नेचुरली डिकम्पोज कर देता है और सॉइल में मिला देता है उसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जिसको नहीं कर पाता है उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब हम यहाँ कुछ एक चीजें देखते हैं और देखते हैं वो कितने दिनों में डिग्रेड होके मिट्टी में मिल जाती है। ये देखो, वेजिटेबल, फ्रूट्स, लीफ, लेफ्ट ओवर कुछ भी अगर आप कहीं डाल दो तो 1 से 2 वीक में आप देखोगे वो खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर भी देख लो, 10 से 30 डेज के अंदर में पेपर भी डिग्रेड होके आपका मिल जाएगा मिट्टी में। कॉटन क्लॉथ थोड़ा लंबा टाइम लेता है, 2 to 5 months, चलो ठीक है। वुड वुड काफी लंबा टाइम लेता है, वुडन फर्नीचर होता है ना, आप जानते हो वुड लंबा चलता है, बट 10 से 15 साल में अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाती है, ठीक। वुलन क्लॉथ्स वुलन क्लॉथ्स लगभग लगभग अगर आप फेंक दो तो 1 साल बाद वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। अगर हम कुछ टीन, एल्युमिनियम या कुछ और मेटल कैन फेंक दें उठा करके तो वो भी 100 to 500 ईयर्स लेगा डिग्रेड होने में। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आते हैं, बैक्टीरिया इनको नहीं खा पाता है। तो देखो ये कितना, इनको 100 से 500 साल तक के लिए अगर आप कैन फेंक दो और वो वहीं पड़ा रहे तो कितना कचरा दुनिया में जमा हो जाए। तो इनको रिसाइकिल इसीलिए कर देते हैं ना प्लास्टिक को, इनको क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं, मेल्ट करते हैं और फिर से मोल्ड में डाल करके दूसरा यूज कर लेते हैं इनको, है ना। उसी तरीके से प्लास्टिक बैग्स भी नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये तो इनसे भी ज्यादा टाइम लेता है, एक सेवरल ईयर्स ले लेती है। मतलब ये आप देख लो 500 ईयर्स तक तो मेंशन ही है, मतलब ये 1000 ईयर भी ले सकती है प्लास्टिक बैग आपका। तो ये पृथ्वी के लिए कितना डेंजरस है, आप सोच के देखो, जो चीज हट ही नहीं रही है अपनी जगह से और बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, एक जमाना आएगा ऐसा कि सिर्फ प्लास्टिक कचरा रह जाएगा आपकी हर जगह, तो कितनी प्रॉब्लम होगी हमें, है ना। तो ये एक चैलेंज बन चुका है हमारे लिए। और क्या करते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि इसको जला दो तो खत्म हो जाएगा, है ना। वो नहीं होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली डिग्रेड ही नहीं होता। वो क्या होता है, मेल्ट करता है, मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा बर्न भी करेगा, बर्न करके वो और उल्टा एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एयर में छोड़ देता है। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी भी ऐसे नहीं फेंको प्लास्टिक को जहाँ तहाँ, है ना, प्रॉपरली उसको डिस्पोज करो और कोशिश करो कम से कम इसको यूज करो जो भी प्लास्टिक है। आप देखो कई बार हम क्या करते हैं कि जो घर का खाना वाना होता है और जितना भी कचरा वचरा होता है सब एक पन्नी में डालते हैं, हम बाहर जाके फेंक के आ जाते हैं पॉलिथीन बैग में। लेकिन उससे क्या होता है, बेचारे जो जानवर होते हैं ना वो बेचारे वो प्लास्टिक ही खा जाते हैं पूरा। अब उससे कई बार उनके गले में चोक हो जाता है, वो है ना, सांस नहीं ले पाते, फिर गले में प्लास्टिक अटक गया तो वैसे डेथ हो जाती है उनकी। या फिर क्या होता है, उनके पेट में जाकर के प्लास्टिक लाइनिंग बन जाती है ना, और वो धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं और बीमार होकर वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बड़ा डेंजरस है हमारे लिए भी है और बेचारे जानवरों के लिए भी है ना। तो इस चलते आप ये 5 रूल्स प्रिंसिपल अपनी लाइफ में अपना लो। 5 R क्या है, रिड्यूस करो, सबसे पहले तो यूज कम करना चालू करो। अगर कोई प्लास्टिक का बैग लाए हो आप, है ना, घर में कहीं से दुकान से एक बार लाए थे सामान, तो अगली बार जब सामान लेने जा रहे हो तो वही लेके जाओ, ठीक है। रिसाइकिल करो, कोई भी चीज को प्रॉपरली रिसाइकिल करो। आपको देखो आपके यहाँ जो आते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले, वो कहते हैं ना प्लास्टिक का वेस्ट अलग करके दो हमें, ताकि वो वापस ले जाके उसको रिसाइकिल कर सके। रिकवर करो, हाँ चलो रिकवर आप नहीं कर सकते तो अगर आप गवर्नमेंट की हेल्प करोगे तो वो रिकवर कर लेंगे, है ना। और रिफ्यूज कर देते हैं और वो फिर से उसको नया बना डालते हैं, है ना।
तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली आप लोग बनो, ठीक है, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करो। होप कि आप आज पढ़ने के बाद मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोग प्लास्टिक कम से कम यूज़ करोगे। और दुकान अगर जा रहे हो तो अपना या तो बैग लेके जाओ, कौन सा वाला बैग, जो घर में होता था ना पुराने वाला बैग, कपड़े वाला, वो लेके जाओ यार, क्या दिक्कत है, उसमें सामान लेके आ जाओ। और या फिर कोशिश करो कि पुरानी पन्नी आपके घर में पहले से पड़ी हुई है तो वही लेके जाओ, उसी में सामान डाल के ले आओ, फिर से नई पन्नी मत लाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। अगर आप पन्नी लेके घर से जाओगे तो दुकानदार आपको पन्नी नहीं देगा, है ना। फिर पन्नी को वो कम खरीदेगा। अगर हर ग्राहक ऐसे करने लग जाए तो वो भी पन्नी कम खरीदना चालू होगा, पन्नी कम खरीदना चालू होगा तो ऑटोमेटिक उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, आपके सोचने से ही बदल जाएगी सब कुछ, सोसाइटी बदल जाती है ना। कई लोग सोचते हैं अरे यार मैं ही क्यों करूँ, आप करोगे, आपके ऐसे आपके 10 फ्रेंड और करोगे, आप क्लास में 30-40 लड़के हो, है ना। अगर 30-40 लोग ऐसा करेंगे तो कितना ज्यादा अंतर आ जाएगा, आप सोचो। और 30-40 को देख करके अगर 100 लोग ऐसा करने लग गए तो कितना अंतर आएगा। तो हेल्प अर्थ, यही मैसेज है, ठीक है। तो होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। और चैप्टर को यहाँ पे 1-2 बार सुनने के बाद बुक जरूर पढ़ना, बुक छोड़े भी पढ़े बिना नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। बुक जरूर पढ़नी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।